गुरुचरण सिंह दिल्ली के रोहिणी में सेक्टर 6 के एक घर पे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। गुरुचरण सिंह अवतार सिंह के एज अ ड्राइवर काम किया करते थे, जो उसी मकान के फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। 12 अक्टूबर 2003 एक आदमी अवतार सिंह के पास आया, क्योंकि उसे एक ड्राइवर की जरूरत थी जो उसे अलीगढ़ तक ले जा सके। उसी घर के ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले गुरुचरण सिंह को अवतार सिंह ने आवाज लगाई। जब तक गुरुचरण सिंह आ रहा था तब तक ड्राइवर के लिए जो आया था अवतार सिंह ने उसका नाम पूछ लिया। उस आदमी ने कहा मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा है। जब गुरुचरण सिंह फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो अवतार सिंह सारी ट्रिप की डिटेल समझाता है और अपनी इंडिका कार ले जाने के लिए बोला। तकरीबन 11:30 बजे देवेंद्र और गुरुचरण सिंह घर से बाहर निकल गए और गुरुचरण सिंह ने घर से बाहर ही चिल्ला के अपनी बीवी से कहा कि मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन वो आखिरी बार था जब गुरुचरण सिंह को देखा गया। जब दूसरे दिन भी गुरुचरण सिंह अपने घर नहीं लौटे तो उनकी बीवी चिंता करने लगी और हरदीप सिंह के साथ जाके पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। पहले कुछ दिन बीते, फिर महीनों, पुलिस को कुछ अता पता नहीं चला और ना ही गुरुचरण सिंह अपने घर वापस कभी आए। गुरुचरण सिंह के गायब होने के 10 दिन बाद रोहिणी से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के पलवाल शहर से एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। पुलिस स्टेशन में सुरेश चंद्र गुप्ता नाम के आदमी ने अपनी ट्रेवल एजेंसी में जो ड्राइवर काम कर रहा था उसी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने आए। जो ड्राइवर गायब हुआ था उसका नाम धर्मिंदर था। सुरेश का कहना था 21 तारीख को मेरे यहाँ एक आदमी आया था गाड़ी बुक कराने के लिए, तभी उन्होंने एज अ ड्राइवर धर्मिंदर को भेज दिया। इसके कंप्लेंट को दिए 7 महीने बीत चुके थे और ना ही धर्मिंदर ना ही टाटा सुमो गाड़ी का पता था। पुलिस ने केस तो फाइल कर लिया था लेकिन सेम गुरुचरण की तरह इसका भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। कई महीने बीत चुके थे लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रही थी। 10 अगस्त 2004 राजस्थान के पुलिस स्टेशन में एक आदमी बैठा हुआ मिलता है। बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े बाल, शकल पे झुर्रियां पड़ चुकी थी। ये आदमी धर्मिंदर कुमार के केस में अरेस्ट हुआ बैठा था और ये आदमी बिल्कुल चिंतित नहीं दिख रहा था और ना ही इसके शकल पे बिल्कुल डर दिख रहा था और इसी निडरता से पुलिस को बताया धर्मिंदर कुमार को मैंने ही मारा है और उसी ने ही गुरुचरण को भी मारा था। तो पुलिस को विश्वास नहीं होता है तो प्रूफ करने के लिए वो वही जगह पे ले जाता है। पुलिस इसकी बातों पे फिर भी विश्वास नहीं कर रही थी, तभी इसने ऐसा खुलासा किया कि मैंने धर्मिंदर गुरुचरण सिंह को भी मारा है और इन जैसे 50 एम्प्लॉय को अभी तक मैं मार चुका हूँ। और पुलिस तो एविडेंस पे बिलीव करती है, इसकी बातों पे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वो आदमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सिचुएटेड उत्तरा गाँव में ले जाने के बाद जामुन के पेड़ के नीचे जाके वो खड़ा हो गया चुपचाप। उसने वहीं पे झाड़ की तरफ पे इशारा किया, मैंने गुरुचरण सिंह की आईडी को यहीं पे छुपा के रखा है और आप इसको एज अ प्रूफ मेरी बातों पे विश्वास करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और पुलिस वाले एक्साइटमेंट में उसी जगह पे खोदने लगे। थोड़ी दूर खोदने पे उनको ग्रीन कलर का लिफाफा मिलता है और उसमें गुरुचरण सिंह की आईडी ही होती है। फिर उसने बोला यहीं पे एक नाला है जिसमें उसने धर्मिंदर की भी आईडी छुपा के रखी है। पुलिस वाले वहाँ पे भी जाते, छानबीन करते तो उनको उसकी भी आईडी मिल जाती है। पर पुलिस वालों के पास 2 सवाल अभी भी खड़े हो रहे थे। जो ये गाड़ी बुक करके ले गया था वो दोनों गाड़ियाँ कहाँ थी और दोनों की बॉडी कहाँ है। लेकिन उस आदमी के पास इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी थे। उनकी गाड़ियों को तो इसने 20-30 हजार में मार्केट में बेच दी थी, पर उनकी लाश कहाँ थी। ये जो आदमी था यूपी के कसगंज शहर में खजारा नहर के पास ले गया। पुलिस वालों से इसने कहा कि इन दोनों की लाशों को मैंने इसी में बहा दिया है और उन 50 टैक्सी ड्राइवर की लाश भी मैंने इसी में दफना दिया है। इसलिए भी चिंतित थी, जो खजारा नहर थी उसमें क्रोकोडाइल का बहुत ज्यादा झुंड था और लाशों का कोई भी एविडेंस मिलना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए बहुत ज्यादा पुलिस परेशान हो रही थी। पुलिस वाले इस चीज से तो श्योर हो गए थे ये एक आदमी का काम नहीं था, क्योंकि इतने ज्यादा ड्राइवर्स को ले जाना और उनको लूटना उसके बाद नहर में बहा देना, ये साफ साफ बहुत बड़ी गैंग के ऊपर इशारा कर रहा था। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात थी, ये खुद आके कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि मैंने ये सब किया है। इसने 50 आदमी को तो मारा ही था लेकिन इसकी अच्छी खासी गैंग भी बन चुकी थी और इसने अपना नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा बताया था। लेकिन पूरा इंडिया इसे डॉक्टर मर्डरर के नाम से जानने वाला लेकिन आखिर कैसे डॉक्टर देवेंद्र मर्डरर के नाम से बन गया था। आखिर क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर देवेंद्र का केस एक मूवी की तरह है। लोग काफी ज्यादा बातें बनाने लगे, ये आखिर अकेला आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। लोगों को इसकी गैंग के बारे में पता चलता है, लोग भी इसकी बातों पे विश्वास ही करने वाले थे। ये सब चीज समझने के लिए हमें थोड़ा शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी और हमें जाना पड़ेगा साल 1984 पटना बिहार। देवेंद्र कुमार शर्मा वैसे तो उत्तर प्रदेश के विराली शहर में रहने वाला था। BMS की डिग्री कंप्लीट करने के लिए पटना के बिहार शहर में आया और उनके पिताजी देविका नंदन बिहार के ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया करते थे। देवेंद्र कुमार की फैमिली पैसे वाली नहीं थी, इसी चीज से देवेंद्र कुमार काफी ज्यादा चिंतित रहता था और उसने जब BMS की डिग्री कंप्लीट की तो उसका परिवार काफी ज्यादा खुश हुआ और उसके परिवार की खुशी 7वें आसमान पे चली गई थी और उसके आस पड़ोस वाले भी जलने लगे थे कि अब ये आगे निकल जाएगा। देवेंद्र कुमार अपनी डिग्री को लेकर काफी ज्यादा खुश चल रहा था उस टाइम पे और देवेंद्र कुमार ने अपनी जनता क्लिनिक नाम से एक शॉप खोल ली और देखते देखते 11 साल बीत गए। देवेंद्र कुमार की उस क्लिनिक से अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, जिसकी वजह से अच्छा खासा लाइफस्टाइल मेंटेन करने लगे थे वो लोग। 11 साल की मशक्कत के बाद इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था तभी उसको इन्वेस्ट करने के लिए एक कंपनी मिलती है, भारतीय गैस नाम से कंपनी में ये पैसे इन्वेस्ट कर देता है और उसने जितने भी पैसे कमा के रखे थे सारे पैसे उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है और ये सोचता है कि मेरी
मेरी लाइफ तो और भी ज्यादा चेंज हो जाएगी। और इसकी लाइफ चेंज भी हुई, लेकिन ऐसे नहीं, इसका कुछ उल्टा ही प्रभाव पड़ गया इसके ऊपर, क्योंकि वो कंपनी फ्रॉड कंपनी थी। ऐसे ही लोगों को वो फ्रॉड करती थी और 11 लाख की रकम को फ्रॉड होने देखने के बाद देवेंद्र कुमार काफी ज्यादा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से 11 लाख रुपए इस टाइम बहुत होते हैं। उस टाइम पे किसी के पास 11 लाख रुपए होना भी बहुत बड़ी बात थी। अगर जो उस टाइम पे किसी के पास 11 लाख रुपए होते, अगर जो कोई फ्रॉड कर देता तो उसको शायद आज कोई आदमी कर देता। इन्हीं सब रीजन की वजह से वो उस शहर में रहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो बार बार विजुअलाइज कर लेता था अपने पैसों को लेकर। इसलिए वो राजस्थान को छोड़ के अपने फैमिली के पास अलीगढ़ आ गया था और वहाँ पे मिलता है डॉक्टर अमित से। डॉक्टर अमित ने उसको कुछ ऐसा बता दिया जिससे इसको क्राइम की दुनिया में एंट्री मिल गई और इसने यहीं से क्राइम करना चालू कर दिया। और डॉक्टर अमित किडनी ट्रांसप्लांट किया करते थे और देवेंद्र भी कभी कभी इनकी मदद भी कर दिया करता था। इसकी वजह से इन दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। डॉक्टर अमित देवेंद्र कुमार से बताते हैं कि कई रोज किडनी ट्रांसप्लांट होते रहते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए किडनी की जरूरत पड़ती है। किडनी काफी ज्यादा कॉस्टली भी पड़ती है और किडनी की शॉर्टेज हमेशा बनी रहती है। कहीं से किडनी का जुगाड़ हो जाए तो हम लोग करोड़पति या अरबपति हो जाएंगे। इसी चीज को देवेंद्र सुन के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है पैसे कमाने का, लेकिन उसको क्या पता था ये किस दलदल में पैर रखने जा रहा है अपने। और उसे किडनी निकालने के लिए इंसानों की भी जरूरत थी, लेकिन वो इस चीज को लीगली कर नहीं सकता था, क्योंकि लीगली करने में उसको डोनर की जरूरत पड़ती, जो अपनी खुद की मर्जी से किडनी डोनेट करता। अगर वो कहीं से डोनर को ढूंढ भी लेता तो उसको जो जितने पैसे मिलते उसमें से डोनर को भी कुछ परसेंटेज देना पड़ता। इसकी वजह से उसको ये प्लान अच्छा नहीं लगा। तभी उसने अपना खुराफाती दिमाग लगाया। जो उसके साथ फ्रॉड हुआ था वही चीज उसने करने की ठानी। उसने भी अपनी एक गैस एजेंसी खोल दी। जैसे उसके साथ फ्रॉड हुआ था वैसे सेम एजेंसी खोली थी और गैस एजेंसी खोलने के बाद सबके ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड करने लगा गैस सप्लाई कर। धीरे धीरे गैस सप्लाई करने के बाद उसका खुराफाती प्लान एक्टिव करने का टाइम आ गया। उसने जब अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, उसने गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ड्राइवर हायरिंग की जॉब निकाली, जिसमें वो खुद जाके ड्राइवर को हायर करता था और वो गैस की गाड़ी उसको पकड़ा देता था, साथ में उसकी गाड़ी पे बैठ भी जाता था ये। पर रास्ते में सुनसान जगह पे ले जाके उसकी बॉडी को डॉक्टर के हवाले कर देता था। और डॉक्टर के लिए बहुत ही ईजी होता है किसी बॉडी में से किडनी वगैरह निकालना। तो डॉक्टर उसकी बॉडी में से किडनी वगैरह निकाल के अपने पास रख लेता और बॉडी उसको वापस कर देता और वो उस बॉडी को ले जाके नहर में भी फेंक देता था। नहर में फेंकने के बाद काफी ड्राइवरों के साथ इसने ऐसा किया, तभी उसका उस एरिया में नाम खराब होने लगा। तो उसने सोचा ये सब चीज करके तो मैं ज्यादा दिन यहाँ पे टिक भी नहीं पाऊंगा और शायद किसी को पता भी चल जाए कि मैं ये सब करता हूँ। इसकी वजह से उसने दिमाग लगाया कि मैं दूसरा कोई प्लान बनाता हूँ और ये अपना काम पूरा करता रहूं और किसी को शक भी बिल्कुल जरा रस्ती भर ना हो। तो उसने सोचा क्यों ना मैं दूर दूर जाके जिनके पास गाड़ी है उनकी गाड़ी बुक करने के लिए कहीं जाने के लिए मैं मांगू और उनको मैं अच्छे खासे पैसे भी ऑफर करूंगा। पर यहाँ पे एक डाउट है। जो वो गाड़ी बुक करने के लिए ले जाने वाला था उस गाड़ी से भी वो पैसे कमाने वाला था और उसके आदमी से जो ड्राइवर था उस गाड़ी के अंदर उससे भी ये काफी ज्यादा हद तक पैसे कमाने वाला था। सोच सकते हो कितनी भी ज्यादा गिरी हो सकती है। तो ये उनके पास जाता था जिनके पास कार होती थी और उनका वो खुद का ड्राइवर भी रखते थे जिनके पास कार होती थी। तो जाता था उनको अप्रोच करता था मुझे इस शहर से उस शहर जाना है। मालिक को थोड़ा बहुत पैसे की ऑफर देकर और कन्विंस करके वो मना ही लेता था कैसे भी करके और ले जाके वही सब करता था जो मैंने पहले ही बता रखा है। आराम से उसकी गाड़ी बेच के और बॉडी से किडनी वगैरह निकाल के डॉक्टर को दे दिया करता था और बॉडी को ले जाके नहर में बहा दिया करता था। लेकिन शॉकिंग बात तो अब चालू होती है। जब इसको जेल में ले जाया गया तो बहुत ही सभ्य तरीके से जेल में रहता था और काफी समय तक जेल में रहने के बाद इसने कोर्ट में पिटीशन फाइल की और इसने जनवरी 2020 में पेरोल के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। कोर्ट ने इसकी हरकतों को देख के अप्रूव भी कर दिया कि ये इतना सीधा साधा रहता है, अब शायद ये पहले से सुधर गया होगा, अब ये सब क्राइम ना करे। कोर्ट से इसने ये कहा था कि मेरे घर में किसी की तबीयत खराब है इसीलिए मुझे पेरोल चाहिए। कोर्ट इसकी बातों को सुनकर सहमत हो जाता है इसकी पेरोल के लिए और 1-2 दिन की पेरोल नहीं देता, पूरे 1.5 महीने के लिए पेरोल देता है इसको। और वो पेरोल जैसे पाता है 1-2 दिन मस्त घूमता है, लेकिन वो उसका खतरनाक प्लान उसके दिमाग में अभी भी था और जैसे ही उसका पेरोल का टाइम खत्म होने वाला था वो गायब हो जाता है। हाँ, वो भाग जाता है सभी के नजरों से और पुलिस वाले उसको ढूंढने में लग जाते हैं और वो काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए फरार हुआ था। लेकिन जो आगे उसने किया उसको सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। बिहार के राजस्थान में दोसा गाँव में आश्रम था, वहाँ पे एक आदमी आता है जो अपने आप को संत दयादास बताता है। शरीर पर संत के कपड़े और बड़ी बड़ी दाढ़ियां, जैसे लगने में लग रहा हो संत ही हो। और उसी मंदिर में पुजारी की कमी थी, ये पुजारी की कमी पूरी करने के लिए आ गया था। गांव वाले भी ज्यादा शक नहीं करते, इसको पुजारी के तौर पे रख लेते हैं मंदिर में और ये बोलता है मुझे कोई फेवर भी आप लोगों से नहीं चाहिए, मैं ये सब कुछ फ्री में करूंगा, मैं अपनी आस्था के लिए कर रहा हूँ। गाँव वालों को क्या, उनकी जेब से पैसे भी नहीं लग रहे थे, ना ही कुछ हो रहा था, रहे अपने जैसे रहना है। और उसकी बातों से गाँव वालों को भी उसने बिलीव करा दिया था कि मैं कोई संत महात्मा आदमी हूँ।
दया दास उस मंदिर में अच्छा खासा पूजा वगैरह करता, सुबह उठता, शाम को उठता, पूजा वगैरह करता, और इसी चीज से पूजा वगैरह करते करते काफी दिन बीत गए और महीनों बीत गए, और गांव वालों को उस दया दास पे ट्रस्ट भी होने लगा था कि शायद अब ये यहीं पे रह जाए, और धीरे धीरे करके उसके पास लोग मदद के लिए आने लगे। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम, मुझे ठीक कर दो। ये फूंक झाड़ भी साथ में करने लगा था, और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, कभी 50 से 60 लोग, कभी 1000, 2000, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बहुत लोग आने लगे। और नेता पॉलिटिशियन तो बहुत ही आम बात थी, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते थे इससे हाथ वगैरह दिखवाने के लिए अपना। और ऐसा नहीं था, सबका इलाज ये मुफ्त में ही करता था। काफी लोगों से ये 1000 रुपए पर पर्सन भी चार्ज करता था, और कुछ समय के बाद ये दवा भी देने लगा था लोगों को। और जो इसको लोग पसंद करते थे वो इसको 1000 रुपए से ज्यादा देने में भी कभी कतराए नहीं। 1000, 2000 देते देते लोग लाख, 2 लाख भी देने लगे अपनी खुशी के लिए। इसको बड़े बड़े इवेंट में भी बुलाया जाता था, बड़े बड़े फंक्शन में भी बुलाया जाता था। काफी ज्यादा इसने मान लो रेपुटेशन कमा ली थी उस जगह पे, और इसने इस सब चीजों को करके इतना ज्यादा पैसा कमा लिया था, एकदम लेविश लाइफस्टाइल जीने लगा था वहीं पे। और जैसे लोग एसी वगैरह, कूलर वगैरह, फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हल्की फुल्की क्वालिटी की नहीं, सब कुछ ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करता था, क्योंकि इसके पास पैसे ही इतने थे, कहाँ पे खर्च करेंगे। और उसने आश्रम में ही सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे, लेकिन उसका प्लान कुछ और ही था। प्लान ये था वहीं पे ये ओल्ड एज होम खोलना चाहता था। ओल्ड एज होम खोल भी लेता है ये, और इसने उस ओल्ड एज होम का सिर्फ बालाजी वृद्धा आश्रम नाम रखा था। 200 के लोग संत दयादास को बहुत ही ज्यादा मानते थे और अपना गाइडेंस और गुरु भी मानते थे। 19 मई 2025 को 2 आदमी उनसे मिलने के लिए आए, और उन्होंने ऐसा खुलासा किया कि दयादास के होश उड़ गए। उन्होंने उनके सामने जाके एक फोटो दिखाई, बोला ये तुम ही हो ना। दयादास तो उसी टाइम पे हक्का बक्का हो गया, उसके पसीने छूट गए। संत दयादास शर्मा उर्फ देवेंद्र शर्मा, उसका खेल खत्म हो चुका था यहीं पे। उसने सबसे सीधी बात ये की ना कोई हल्ला गुल्ला करते हुए वो चुपचाप बाहर आ गया उन लोगों के साथ, और उसने बताया मैं ही डॉक्टर हूँ। उसके बाद उसको जेल ले जाया गया। पुलिस वाले उसको जेल तो ले जाते हैं, लेकिन ये प्लान पुलिस वालों ने एग्जीक्यूट कैसे किया उसको पकड़ने के लिए। देखो, देवेंद्र कुमार शर्मा वही सिम चला रहा था जो पहले चला रहा था। उसने अपना फोन स्विच ऑन किया काफी समय के बाद, उसमें जाके रिचार्ज डाला, और पुलिस वालों ने इसका फोन सर्विलांस पे पहले ही लगा रखा था। फिर जैसे देखा पुलिस वालों ने इस पे रिचार्ज हुआ, तो उसी जगह पे जाके पुलिस वाले बिना वर्दी के पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं क्या यहाँ पे देवेंद्र शर्मा है भी। तो काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ में आ जाता है कि दयादास शर्मा ही देवेंद्र कुमार शर्मा है, और पुलिस वाले उसको धर लेते हैं। ये थी कहानी दयादास शर्मा की।